हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एन के जोशी सर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 9 सोशल साइंस की इस वीडियो श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी का जो चैप्टर 3 है बच्चों, आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। तो एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो के जरिए आसानी से इजी टू अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग करेंगे। ये मेरे रिटन नोट्स के बेस्ड है ये, तो आपको वन शॉट में अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसमें। पहले टॉपिक आता है हमारा एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रो हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। Whatever floating clouds, sunshine, breezes as a blanket surrounding the earth is also known as the atmosphere। अगर आपको पूछा जाए कि भाई एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो आप सीधा सा बोलोगे ये चीज़ें जिसमें फ्लोटिंग क्लाउड्स होते हैं, यानी कि लहराते ये बादल, और सनशाइन, ये जो धूप है आपको जो दिखाई दे रही है, और ब्रिजेज यानी हवाएं। तो ये सब एज अ ब्लैंकेट, एक तरह से ब्लैंकेट जो होती है चादर, उसी की तरह ये काम करती हैं, जो सराउंडिंग करती हैं अर्थ को। ये पूरे हमारे इस अर्थ को, जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे आप देखोगे तो सराउंडिंग में है, यानी घेर के रखी है। यहाँ आप क्या देखोगे, क्लाउड देखोगे, है ना, और ये जो है सन, इस सन की यहाँ पे धूप भी दिखाई देगी, है ना, सनशाइन, और साथ ही साथ में जो एयर है वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा एज ए ब्लैंकेट दैट सराउंडिंग द अर्थ आल्सो नोन एज एटमॉस्फेयर। तो एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो है। एंड दिस ब्लैंकेट, ये जो ब्लैंकेट है, जैसे कि कोई भी चादर होती है बच्चों, तो उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना, मतलब उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें थ्रेड्स हो सकते हैं, वो सिल्क की या नायलॉन की या फिर कॉटन की, जो भी जिस चीज़ की बनी है ब्लैंकेट, वो सब उसमें होंगे। तो उसी तरह से एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, यानी बहुत सारी गैस भी होती है इस ब्लैंकेट में। ठीक है, ये जो ब्लैंकेट है इसमें बहुत सारी आपको गैस भी दिखाई देगी। साथ ही साथ इट पुल्स डाउन बाय द ग्रेविटी। और ये जो है ना, ये हमारे अर्थ के यहाँ पे पूरी तरह से सभी डायरेक्शंस में से पुल डाउन होता रहता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर सीधी सी बात है ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वजह से ये जो है उसको जोड़े रखता है, कंट्रोल में रहता है। जैसे मैं यहाँ पे ये पेंसिल नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी इस क्या करती है, पुल डाउन करती है। ये आपको समझना चाहिए इस चैप्टर में। एंड आल्सो दिस ब्लैंकेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेडिएशन, आल्सो नोन एज यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायोलेट रेज। Regulating temperature as a key component of weather and climate. It also influences the factors like humidity, temperature, air pressure. यहाँ पे ये ब्लैंकेट जो आपको हमने अभी बोला कि एटमॉस्फेयर है, तो ये इसके और भी कुछ रोल होते हैं, जैसे कि सन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन से निकलता है, मतलब कि इतनी ज़्यादा, मतलब कि भयंकर रेज, ऐसी रेज जो आपकी स्किन को झुलसा सकती है, काला नहीं करेगी, वो एक तरह से भस्म कर देगी। तो ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेज भी आते हैं, जो ये ब्लैंकेट है हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। प्लस में ये केवल इतना ही काम नहीं करती है, ये हमारे वेदर और क्लाइमेट का एक की कंपोनेंट होता है, यानी कि उसका एक इनसेपरेबल पार्ट होता है, जो और भी जो हमारे क्लाइमेट और वेदर के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, उन्हें वो क्या करता है, असर करता है, इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट उसका रहता है। तो जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर को भी और एयर प्रेशर को भी ये एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट देता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने इसका इंट्रो देखा, तो इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से ये रोल प्ले करता है। तो पहला टॉपिक आता है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन यानी उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, और स्ट्रक्चर यानी उसमें क्या क्या और भी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में डाली हुई है, मिक्स की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल पनीर मसाला या पनीर टिक्का मसाला, ये जो एक वेजिटेबल है, उस वेजिटेबल में हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो हम लोग पहले कंपोजिशन देखते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ना। तो एटमॉस्फेयर में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जो 78% है। उसके बाद में ऑक्सीजन 21% है। अब ये जो दोनों है प्राइमरी गैस होती है, क्योंकि ये हमारे लाइफ सपोर्टिंग के लिए, लाइफ सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आप 0.04% और आर्गन आप
0.93%, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनन, ओजोन, हाइड्रोजन, ये भी आपके इस कंपोजिशन में यानी कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में ऐड होती है। तो यहाँ तक हमें ये पता चला, अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पनीर टिक्का मसाला के, यानी कि कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर के। इसके अलावा और क्या है सर? इसके अलावा आपको यहाँ इस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी दिखेगा, कहीं कहीं पे 0.1, कहीं पे 0.4%, बेस्ड ऑन द लैंड एंड सी, है ना, कि भाई समुद्र के पास में वाटर वेपर, बालाजी वेपर नहीं, वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या? वाटर वेपर, जो मतलब कि वाटर अवेलेबिलिटी इन द एयर, मतलब वही होता है हमारा, एक तरह से भाप बोल सकते हो, है ना। तो वो जो है वो आपके अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहता है, ये भी आप एटमॉस्फेयर में देखोगे। साथ ही साथ में यही जो वाटर वेपर है क्लाउड फॉर्मेशन का काम करते हैं, और साथ ही साथ में दे लीड प्रेसिपिटेशन एंड वेरिंग विद द एल्टीट्यूड्स, यानी ऊंचाई के साथ साथ में जैसे तापमान जो है कम होता है, वैसे ही भी आपके जो वाटर वेपर है वो भी आप हाई एल्टीट्यूड में कम देखोगे, लैंड पे या फर्टाइल जो लैंड है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई फ्लैट लैंड है तो वहाँ ज़्यादा होगा, डेंसिटी इसके अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, तो यहाँ कंपोजिशन में समझने के बाद में हमें स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या होता है? सो यू विल सी वेरिड layered structure of the atmosphere according to the temperature, density, altitude, with the highest density near the surface of the earth decreases with the altitude. Also it has some major layers. अब यहाँ पे इस टॉपिक में हमने सीखा कि भाई जो स्ट्रक्चर है इस एटमॉस्फेयर का वो अलग अलग लेयर में है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। मतलब कि आप देखो जैसे कांदा होता है, अनियन, तो अनियन में बहुत सारे लेयर होते हैं ना। देखो अर्थ के ऊपर भी लेयर है और अर्थ के अंदर भी लेयर है, क्रस्ट, कोर, मेंटल, चैप्टर 2 में आपने सीखा होगा, हमारे वीडियो में वो भी अवेलेबल है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं उसमें भी लेयर्स होते हैं, अर्थ के बाहर भी लेयर है, अर्थ के अंदर भी लेयर है। यार ये तो बहुत सारे लेयर्स वाला है ना, तो ये हमें समझना चाहिए, क्या बात है। फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लेयर है। ये जो लेयर्स होते हैं बच्चों, ये लेयर नहीं बोल रहा हूं मैं, लेयर्स। सो ये अलग अलग टेम्परेचर को, डेंसिटी को और अल्टीट्यूड यानी हाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका रोल होता है। हम लोग बात करते हैं पहले जो एकदम करीब है हमारे, जहां हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ट्रोपोस्फियर पे होती है। सो ट्रोपोस्फियर का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। It is available at 12 kilometer from the earth's surface, where we can see the temperature decreases with the increasing altitude। यानी कि जहाँ हम लोग खड़े हैं वो हमारी पहले ट्रोपोस्फियर यानी सौर मंडल होती है, वहाँ पे ये हमें कहाँ तक मिलेगी? 12 किलोमीटर तक, यानी कि 0 से लगा के 12 किलोमीटर ऊपर तक जाओगे आप लोग तो ट्रोपोस्फियर दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारी जो आपके वेदरिंग जो फिनोमेनन्स है वो होती है, जैसे कि हम लोग एयर ब्रीथिंग करते हैं वो भी आपके ट्रोपोस्फियर में, वाटर वेपर आपको यहाँ मिलेगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा रेनफॉल, फॉग, हेल, ये भी सब ट्रोपोस्फियर में आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, एंड इट सेपरेट्स फ्रॉम द ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पे ये अर्थ है हमारा फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारी पहले जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। अब यहाँ पे इसकी बाउंड्री है ना ये, क्योंकि यहाँ पे इसका खत्म हो जाता है, यहाँ से 12 किलोमीटर है ना, तो ये 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो आपके यहाँ पे दूसरी लेयर को देख पाते हो आप, दूसरी लेयर आ जाती है। तो दूसरी लेयर जैसे ये जो है यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। तो ट्रोपोपोज मतलब वो एक तरह से बाउंड्री है जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरी जो लेयर है हम लोग बात कर रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? यहाँ पे ये 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, मतलब कि 12 to 50, एंड इट इज़ वेरी आइडल फॉर फ्लाइट्स, एयरप्लेन। यहाँ पे आसानी से वो फ्लाइट हो सकती है, उड़ सकती है, बिकॉज यू कैन सी ईयर फ्री ऑफ द क्लाउड्स। यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा कम होता है, एंड आल्सो कंटेन द मेजर गैस दैट इज द ओजोन गैस, है ना। तो ओजोन गैस यहाँ अवेलेबल है, ओजोन स्फीयर भी आपको देखने को मिलता है। ये ओजोन गैस इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये एक्ट करती है एज ए शील्ड फॉर अल्ट्रा वायलेट, यानी यूवी रेज जो आती है ना, वो यही रे खतरनाक है हमारे स्किन के लिए। तो यहाँ पे रक्षा करने वाली कौन सी हमारा लेयर है? अगर मैं ऐसा पूछूं या आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, है ना। तो ये वो
एक लेयर है जिसकी वजह से हम लोग यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये एक शील्ड यानी रक्षा कवच की तरह काम करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ के सरफेस के ऊपर आने नहीं देता है। फिर जो इसके बाद में यहाँ पे आपको खत्म हो जाएगा ये स्ट्रेटोपोज पे, यानी ये उसकी बाउंड्री है। और उसके बाद में मेसोस्फीयर आता है जो मिडिल लेयर भी है, ठीक है। मेसोस्फीयर में आप देखोगे तो ये 50 टू 80 किलोमीटर तक स्ट्रेच है, फैली हुई है। एंड हेयर यू कैन सी टेम्परेचर डिक्रीजेस एज यू गो अल्टीट्यूड्स, ऊंचाई के साथ 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 तापमान यहाँ घटता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ आप देखोगे। इसके अलावा यहाँ पे बचपन में आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे अपने क्लासमेट्स में, अपने फ्रेंड्स में सुना होगा कि टूटते हुए तारे। तो वो टूटते हुए तारे जो है ना, यहाँ मीटेरोइड्स होते हैं। तो जो गैलेक्सी से आते हैं यानी कि आसमान से आते हैं और यहाँ पे वो बर्न हो जाते हैं, मतलब एक तरह से ठंडा हो जाते हैं वो। और उसके बाद में बहुत सारे टुकड़े होके वो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वजह से आते हैं। तो मतलब यहाँ पे बर्निंग मेटेरोइड्स पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ये सब मेसोस्फीयर का लेयर है। तो अलग अलग लेयर का अलग अलग आपका रोल भी हो गया। फिर आता है थर्मोस्फीयर जो हमारा फोर्थ लेयर है। और थर्मोस्फीयर की बात करें तो टेम्परेचर राइजेस रैपिडली, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इट आल्सो अब्सॉर्ब एक्स रेज, शॉर्ट वेव्स, यूवी रेज एंड आल्सो हेल्प इन रेडियो transmission by reflecting radio waves back to the earth. And also it contains ionos, so it is also referred as ionosphere as an important part of this thermosphere. Ionosphere जो है ना, इसका important आपका पार्ट होता है। Here you can see northern and southern lights, auroras occurring here. ये जो लाइट्स आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये सब यहाँ पे विजिबल होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव्स भी होती है, तो जो ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, हेलो कहाँ पे हो आप। अब ये जो है ना, आपकी कॉल जो हुआ है वो सबसे पहले सिग्नल वहाँ जाएगा सैटेलाइट में ऊपर की तरफ, और उसके बाद में मेरी उंगली आपको दिखाई नहीं दे रही ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है आपके मोबाइल में। मैंने आपका नंबर डायल किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी नंबर है भाई आपके, तो वो डायल करने के बाद में सीधा सा सिग्नल जाएगा कहाँ पे, यहाँ थर्मोस्फीयर में। फिर जाके आपके मोबाइल में घंटी सुनाई देगी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, है ना। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ है हमारा इस थर्मोस्फीयर की वजह से, जहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन होता है जो रिफ्लेक्ट होता है वापस अर्थ के ऊपर। इससे हमारा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे काम करते हैं। आप घर में टीवी देख रहे हो, मुझे देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सब इसी की वजह से होता है। ये आपको समझना है, थर्मोस्फीयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ एक्स रेज, शॉर्ट वेव, जो यूवी रेज है उनको भी वो अब्सॉर्ब कर देता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ही अत्यधिक गर्म हो जाता है। साथ ही साथ अरोराज जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। फिर जो लास्ट वाली जो है हमारी सबसे लास्ट में, वो है एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, सबसे लास्ट में आती है ये। और ये फिफ्थ लेयर है। ये भी बहुत ज़्यादा वेरी थीन होती है। एयर विद लाइट गैसेस, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज यहाँ पे होता है। बहुत ही ज़्यादातर ये थीन होती हैं एंड इट फ्लोट इन वीक ग्रेविटी। और यहाँ पे ग्रेविटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब कि ग्रेविटी एक तरह से शून्य तो नहीं बोल सकता लेकिन बहुत कम होता है। एंड आल्सो अफेक्ट क्लाइमेट एंड द वेदर। तो यहाँ पे ये सारी जो है हमारी लेयर है, तो जो कि क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करते हैं बच्चों। तो अभी तक आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा कि यहाँ पे 5 हमारी लेयर्स होती हैं, और ये 5 जो लेयर है इनका अलग अलग फंक्शन होता है। साथ ही साथ ये अलग अलग फंक्शन के साथ साथ में अलग अलग इनका रोल होने के साथ क्लाइमेट और वेदर को ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर ऑरोरास क्या होता है, अगर हम बात करें तो अरोरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मॉर्निंग यानी डॉन, मॉर्निंग लाइट, नेम्ड आफ्टर रोमन गॉडेस अरोरा। ये एक रोमन देवी है, अरोराज उनके नाम से ये रखा गया है। दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये आपके ज़्यादातर होता है। जब आप NH यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो अरोरा बोरिलिस आपको देखने को मिलती है, ये एक लाइट है। और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर आपको पता है ना, तो ये यहाँ पे अगर आप हो तो अरोरा ऑस्ट्रालिस आपको दिखता है, अरोरा ऑस्ट्रालिस। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए बच्चों। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेते हैं, वो है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट, अभी तक हमने कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा। अब हमारा वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ताकि आपको दोनों में
फ़र्क देखने को मिले। मैं अगर बोलूँ कि आज तो बहुत ज़्यादा सनी क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है या फिर बहुत ज़्यादा रेनी क्लाइमेट है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वेदर होता है, क्लाइमेट नहीं। अच्छा सर, तो फिर वेदर को क्या बोलेंगे? इसके लिए हमें इस टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर वेदर में बात करूँ तो ये इट रेफर्स टू आर टू आर और डे टू डे कंडीशंस ऑफ द वेदर, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए या फिर लिमिटेड जगह के लिए होता है। जैसे आज मैं बोल सकता हूँ इट्स वेरी हॉट, तो ये वेदर है। और मैं बोल सकता हूँ इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, तो इसका मतलब आज जो है वेदर का कंडीशन बहुत ज़्यादा नमी वाला है, ह्यूमिड है ना। और मैं बोलूँगा कोल्ड है, ब्रिजी है, सनी है, तो ये सब वेदर का फिनोमेनन होता है। अगर मैं क्लाइमेट की आपको पूछूं तो यू शुड से द एवरेज कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स का मैक्सिमम एस्टिमेट हमको रखना है विद लार्जर रीजन रेफर्स टू द क्लाइमेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट दोनों में आपको नजर आएगा कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो ये एक यहाँ लिखा है लिमिटेड टाइम, और यहाँ आपको देखो लॉन्गर टाइम है ना, लॉन्गर पीरियड है ना, तो लॉन्ग टाइम हो गया। फिर यहाँ पे मैंने बोला लिमिटेड रीजन, तो यहाँ लार्जर रीजन। दोनों में बड़े से एरिया के लिए क्लाइमेट होता है, छोटे से एरिया के लिए, मतलब यहाँ मैं सूरत से बात कर रहा हूँ तो सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, यहाँ अलग अलग, जोधपुर, तो यहाँ पे इनका अलग अलग रोल होगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ मैं अगर पूरे इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ तो वो हमारा क्लाइमेट होता है। तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है, यही हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि वेदर जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए और शॉर्ट जगह के लिए होता है, जो कि डे टू डे या आवर टू आवर बदलता रहता है। बट यहाँ पे ये डे टू डे और आर टू आर नहीं बदलता है, क्योंकि ये 30 ईयर्स का एक एस्टिमेट निकाला हुआ एवरेज कंडीशन होते हैं एक हमारे प्लेस की, वेदर की। ये आपको समझना चाहिए बच्चों। तो डिफ्रेंशिएशन अच्छा होने के बाद में अब मैं बता देता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लेट्स सी एंड टॉक अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले ये जो वेदर है वो आपका, या मतलब बाद में तो जो वेदरिंग जो कंडीशंस है एवरेज निकालने के बाद में हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट, तो मतलब दोनों के एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेदर को, जैसे कि कोई हॉट है या फिर कोल्ड है, सनी है, ये क्यों होता है? तो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। टेम्परेचर कम हो तो कोल्ड और ज़्यादा हो तो हॉट। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हम लोग इनको एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। तो पहला आता है हमारा टेम्परेचर। आप देखोगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। सोलर एनर्जी जो है, जिसे आइसोलेशन भी बोला जाता है, इट आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, और ये डे टू डे या डे टू नाइट या सीजन टू सीजन अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये प्लेस टू प्लेस भी अलग अलग होता है। मैंने अभी बोला बड़ौदा और जोधपुर, है ना, जोधपुर राजस्थान मेरा होम टाउन, तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर सूरत का अलग होगा और बड़ौदा का अलग होगा। तो यहाँ पे अलग अलग रीजनल और आपके डे टू नाइट अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर बदलता रहता है। फिर आता है, और वेदर को कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो ह्यूमिडिटी यानी नमी, यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी इन द एयर। एवपोरेटेड वाटर जो होता है, वाटर वेपर जिसे बोलते हैं, इट लीड्स टू ह्यूमिडिटी अपॉन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे बढ़ता है एवपोरेटेड वाटर वेपर, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। इट आल्सो क्रिएट मॉइस्चर, और उसकी वजह से मॉइस्चर यानी कि थोड़ा गीलापन सा या नमी जैसा लगता है, विच आल्सो होल्ड वाटर वेपर। इसमें वाटर पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, है ना। तो वाटर ड्रॉप्स वगैरह आप देखोगे, इट आल्सो विच होल्ड वाटर वेपर मोर अपॉन वार्मर एयर। जब जब जैसे जैसे एयर वार्म होती है, गर्म होती हैं, तो उस वजह से इसमें वाटर वेपर का होल्डिंग पावर और ज़्यादा, कैपेसिटी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी भी हमारे वेदर को, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, ये हमें समझना चाहिए। फिर आता है पर्सिपिटेशन। यहाँ आप जो नज़ारा देख रहे हो बारिश का, यही है हमारा पर्सिपिटेशन। अपॉन सेचुरेशन विद वाटर वेपर, जो वाटर वेपर जो अभी हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी, तो सेचुरेशन हो जाता है यानी अलग थलग हो जाता है। तो इट आल्सो कंडेंस, ये बाद में फिर किसी के कांटेक्ट में आता है ना, क्योंकि ये मूव करता रहता है। एंड दैट बाद में होता है पर्सिपिटेट्स, और ये आपके अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे कि स्नो के रूप में यानी आइस के रूप में, और कभी वाटर ड्रॉप्स के रूप में अलग अलग पर्सिपिटेशन होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर रेनफॉल भी बोल सकते हैं? नहीं, पर्सिपिटेशन मतलब आपके एक तरह से ऐसी रेनफॉल है जो अलग अलग फॉर्म में होती है, जैसे कि स्नोफॉल में पर्सिपिटेशन हम बोलेंगे, और रेन जो हो रही है, जो कि हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं, पानी आ रहा है, तो इसको लिक्विड फॉर्म में, तो ये भी हमारा रेनफॉल। तो यानी कि ये जो पर्सिपिटेशन है, ये ही रेनफॉल को ऐड करता है,
तो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन को ऐड नहीं करता है। साथ ही साथ ये ग्रेविटी होती है उसकी वजह से नीचे आता है, एंड आल्सो अफेक्ट ड्यू टू विंड्स, माउंटेन्स, सीजन, ये सब कंडेंसेशन के काम होते हैं। एंड हैविंग अदर फॉर्म जैसे कि रेन लिक्विड में और स्नो जो है आइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक को अच्छे से हम समझते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इसमें क्या है, इट इज आल्सो एक्सर्ट बाय वेट ऑफ द एयर, एयर के द्वारा लगाया हुआ दबाव या प्रेशर, वही हमारा एयर प्रेशर होता है, जो कि डिक्रीज होता है विद द अल्टीट्यूड। ऊंचाई की तरफ आप जाओगे यानी हिल्स की तरफ आप जाओगे तो क्या होगा, तापमान आपका कम होगा और साथ साथ में वहां पे एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे आप खड़े हो तो वहां पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादा और कम क्या है सर, तो इसी को हम बोलते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अब लो और हाई कैसे होता है, तो पहले जानते हैं लो प्रेशर कहाँ और कैसे होता है। देखो यहाँ पे जो एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है, मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है डेजर्ट वगैरह इन एरिया में, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है ज़्यादा होने की वजह से एयर जो है वो क्या हो जाती है, पतली सी थीन हो जाती है, डेंसिटी उसकी कम रहती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर की तरफ चली जाती है, लैंड पे तो नहीं रहेगी। अब लैंड पे अगर नहीं रहेगी तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो वहाँ पे क्लाउड्स आपको बनते दिखाई देंगे। यानी लो प्रेशर में आपके क्या देंगे, बहुत सारे बादल। इसका मतलब ऊपर आप देखोगे अच्छा बादल दिख रहे हैं, तो बादल दिख रहे हैं तो क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया है ना, तो वहां पे आपके लो प्रेशर हो जाता है। और दूसरा इसके अपोजिट में जहां पे एसोसिएट विद द क्लाउडी, ये उसी का है लो प्रेशर में, और वेट वेदर होता है आपके लो प्रेशर में। जबकि लोअर टेम्परेचर है, मान लो कि तापमान कम है, अब अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे तो जो हाई प्रेशर की वजह से क्लाउड्स वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो क्लाउड्स बेचारे वहाँ रहेंगे नहीं, और वो हमेशा इस प्रेशर के साथ में आगे आगे चलते जाएंगे, वो जा रहे हैं। ऐसा अगर हो रहा है तो आप समझना हाई प्रेशर है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया। हमेशा जो हाई प्रेशर है वो एरिया से हवा लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई टू लो ही जाती है, लो टू हाई नहीं जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इनके जो 5 हमारे फैक्टर्स हैं इनके बारे में पढ़ा। फिर आता है एक और हमारा विंड। क्या हवा भी क्लाइमेट और हमारे एटमॉस्फेयर को, यानी कि क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करती है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसमें भी अपना रोल प्ले करती है। यस, हवाएं जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। मूवमेंट ऑफ एयर इन जेंटल और स्ट्रॉन्ग आल्सो अफेक्ट द वेदर एंड द क्लाइमेट, ये भी आपके अफेक्ट करती है। अब आता है हमारा लास्ट और जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट है क्योंकि बाद में एक और सब टॉपिक रहेगा, वो है सीजन्स इन इंडिया। अब हमारे यहाँ इंडिया में आप देखोगे तो मॉनसून क्लाइमेट है। क्यों, कौन सा वेदर है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे इंडिया जो कि वास्ट एरिया है और लॉन्ग पीरियड यानी 30 ईयर्स का हमने जो एवरेज निकाला है बच्चों, उसमें से हमारा जो इंडिया का आता है मॉनसून। अब मॉनसून के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले ये मॉनसून की वजह से सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। यहाँ इंडिया में आप विंटर और साथ ही साथ विंटर को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ये दिसंबर टू अप्रैल तक रहती है, जिसमें दिसंबर और जनवरी बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट यानी ठंडे होते हैं। इसमें तापमान जो है ना -10 से लगा कर भी रहता है अलग अलग जगह पे, यानी कि अगर अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट हम निकाले 30 ईयर्स का तो मिनिमम आपके 10 डिग्री सेल्सियस उसका एक मेजरमेंट यूनिट होता है और मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये हमारे दिसंबर से अप्रैल के मंथ की बात है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में थोड़ा अलग अलग भी टेम्परेचर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी एक तरह से फैक्टर है हमारे क्लाइमेट और वेदर को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। तो एक सीजन हो गई हमारी विंटर, उसके बाद में दूसरी आती है हमारी समर। अब समर में आप देखोगे एज प्री मानसून, ये समर जो है ना प्री मानसून सीजन के नाम से भी फेमस है। ये अप्रैल टू जून या कभी कभी जुलाई तक रहती है। अप्रैल इसमें सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में, इंडिया के साउथ और वेस्ट पार्ट में जो अप्रैल मंथ है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जबकि मई मंथ होता है हमारे सबसे गर्म नॉर्दर्न पार्ट में, लू चलती है वहाँ पे बहुत भयंकर, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा
एवरेज जो है यहाँ पे टेम्परेचर इस समर के टाइम में 32 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहते हैं। उसके बाद में हमारी जो सीज़न है वो है मॉनसून। मॉनसून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ रेनी सीजन आप बोल सकते हो, उसे एडवांसिंग मानसून भी बोल सकते हो, जो जून टू सितंबर तक रहती है। इसमें डोमिनेटेड जब बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मॉनसून का। ये क्या है, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे, जो पूरे कंट्री में जून तक फैल जाती है, यानी बारिश लेके आती है। इट आल्सो रिसीड्स फ्रॉम नॉर्थ इन अक्टूबर एंड यू कैन सी समटाइम रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ। अक्टूबर में भी कभी कभी बारिश आपके साउथ में होती है, जबकि नॉर्थ में अक्टूबर के आते आते एक मंथ में पूरी तरह से रिसीड हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये तीसरी सीजन है। और जो फोर्थ सीजन है वो है पोस्ट मानसून। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। फिर पोस्ट मानसून की अगर बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है नॉर्थ वेस्टर्न में इंडिया में, और वहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादातर क्लाउड्स फ्री स्काई दिखेगा। तो यहाँ पे हमने विंटर, समर, मानसून और पोस्ट मानसून 4 सीजन के बारे में अभी तक पढ़ा है बच्चों। फिर आता है हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मानसून। अब मानसून जो है वो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो मानसून जो है बच्चों वो है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स that was firstly noticed by the sailors who benefited sailing the ships, which was named by Arabians meaning mausim, literally means season. Monsoon winds also acting as seasonal winds, and they can be grouped or categorized into two parts. First you can see southwest monsoon wind and the second one is northeast monsoon wind, है ना। तो विंड यानी हवा है। अब ये मॉनसून विंड को मॉनसून हम बोलते हैं। ये जो है ना, ज़्यादातर जो सेलर यानी जो शिप चलाते हैं, वो जैसे कि ड्राइवर होता है, टीचर होता है, तो वैसे सेलर भी होता है जो नाव चलाते हैं। ये जो नाविक हैं अलग अलग देशों से, कंट्रीज से आते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। जैसे यूरोपियन भी आए, पोर्टुगीज़ वगैरह, है ना, और पोर्टुगीज़ भी आए, वास्को ड गामा, है ना। बहुत सारे लोग जो फॉरेनर थे, फॉरेन इन्वेडर थे, वो सेलिंग करके थ्रू यहाँ आए। इनमें से जो अरेबियन लोग थे, इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया है इस हवा का मतलब एयर प्रेशर। जैसे आप देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक साइकिल चलाओ और सामने हवा होनी चाहिए उस समय, और आप जैसे जैसे आप जाओगे कहाँ पे, ये ब्रिज पे आप चढ़ोगे और सामने से अपोजिट डायरेक्शन में, आपके अपोजिट में हवाएं चल रही है, तो आपका एक प्रेशर लगेगा, आप एकदम यूं बहुत टाइट से पेडलिंग करनी पड़ेगी आपको, फिर जाके साइकिल चढ़ेगी। जैसे कि आपको लगेगा यार माउंटेन की फतेह कर ली आपने, है ना। तो वैसी चीज़ें आपके माइंड में आती है। और उसके बाद में जब मान लो प्रेशर पीछे से आ रहा है और एकदम स्लोप है पीछे, तो आपको बिना पेडलिंग के साइकिल उतर जाती है ना। तो ये हवा जो पीछे से लगती है, तो जो सेलिंग करने वाले जो सेलर्स है हमारे, वो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बिना फ्यूल के आराम से मैं उड़ता गया मस्त गगन में, वैसी बातें उनके साथ में जुड़ जाती है। अब ये जुड़ने के बाद में इन लोगों ने इसका बेनिफिट किया और उन्होंने नामकरण कर दिया ऐसी हवाओं का मौसम। आज हम बोलते हैं ना मौसम, तो ये मौसम बोला उन लोगों ने, क्योंकि अरेबियन है ये। अरेबियन मीनिंग में इसका मतलब हुआ सीजन्स, ऋतुएं, है ना। तो ये ऋतुएं होती हैं हमारी, है ना, मौसम। अब यहाँ पे ये मौसम को हमने 2 डिवाइड में या डिविजन्स में कैटेगरी बनाई है। एक है हमारा साउथ वेस्ट। अब ये साउथ वेस्ट क्यों, क्योंकि देखो ये सदर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, ये हमारा सदर्न इंडिया है सर, ठीक है। साउथ इंडिया ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये है हमारा वेस्टर्न पार्ट और ये है ईस्टर्न। यार उसको भी लिख दिया क्या मैंने, ये है हमारा वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हवाएं जो चलेगी वो आपके इस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब कि साउथ से वेस्ट की तरफ आ रही है, तो साउथ वेस्ट, ठीक है। और कुछ जो एयर है वहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगी तो उसके बाद में वो वापस मुड़ के वापस तो आएगी। अब यहाँ पे हवाएं आ रही है तो नॉर्थ से आ रही है, और कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो वो होगी नॉर्थ ईस्ट। 2 तरह की हवाएं हुई। अब वहाँ से वो वापस घूमी क्यों भाई ये यहाँ पे यूटर्न, क्योंकि हिमालय भी हमने पढ़ा था, है ना, फिजिकल फीचर्स में। तो हमारा ग्रेट हिमालय ये बैरियर है इन हवाओं को रोकने में और मॉनसून को हमारे पास लाने में मदद करता है ना। ये एक नेचुरल बैरियर है जिसकी वजह से बारिश आपको देखने को मिलती है अच्छे खासे जगहों पे भी।
तो यहाँ पे ये हमें समझना चाहिए। अब अगर डिटेल में बात करें इन दो हवाओं का, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड आल्सो नोन एज समर मॉनसून, in which winds blowing from sea to land across Indian Oceans, Arabian Sea, Bay of Bengal between June and September due to unequal heating as land mass heats up faster, creating low pressure, while cooler sea having high pressure, bringing rainfall through most winds throughout the year during the rainfall। यहाँ इस टॉपिक में आपको ये समझना है कि जो हमने दो कैटेगरी बनाई, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड। ये अगर हम लोग बात करें तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड को ही समर मॉनसून बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपके माइंड में आ गई। अब इस समर मॉनसून में क्या होता है, यहाँ पे जो हवाएं होती है बच्चों, वो सी टू लैंड की तरफ आती है। अभी मैंने आपको ये बताया यही बात कि हमारा ये साउथ का पार्ट है और यहाँ से आ रहा है तो इंडियन ओशन है हमारे यहाँ पे, है ना। साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, तो हवाएं वहां से आ रही है, इसीलिए साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है वो। क्योंकि वो कहाँ से आएगी, इंडिया के साउथ में है। क्या देखोगे आप, सर केरला, अरे केरला नहीं, करेला, खरेला नहीं, इंडियन ओशन है ना, सी भी है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे समर मॉनसून के टाइम में हवाएं सी टू लैंड की तरफ जाएगी, ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए। और ये जब सी टू लैंड की तरफ जा रही है तो सी में पानी होता है, इसमें वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इवेपोरेशन होगा सन की वजह से। अब ये इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, कब, जून और सितंबर के महीने में आपके घूमती रहती है। और इसी वजह से अब अलग अलग क्योंकि ये सी टू लैंड पे आएगी तो सी क्या होगा और लैंड पे क्या होगा, तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ देखो, लैंड मास हीट्स अप फास्टर। जो जमीन होता है, सरफेस हमारी अर्थ की, वो लैंड भी होती है, ओशनिक फ्लोर भी होता है। सरफेस से अच्छा है कि लैंड, है ना। तो लैंड मास जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। ये हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस कंटेंट को समझने के लिए। तो लैंड मास जल्दी गर्म होगा और वहाँ अगर जल्दी गर्म होगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, लो प्रेशर एरिया बन गया, यही हमने अभी पढ़ा। और जबकि जो सी है वो ठंडा होता है और वो सनराइज जब होता है, सनशाइन होता है, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे फास्टली, मतलब गर्म नहीं होता है, तो वो थोड़ा कूल रहता है। और वहाँ क्या होगा, अगर कूलिंग है तो हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये बारिश लेके आएगा और अलग अलग हमारे रेनफॉल के इस सीजन में, यानी मॉनसून के टाइम में या समर मॉनसून के टाइम में बारिश बरसेगी। तो ये हमें समझना चाहिए। दूसरा कैटेगरी भी हमने बनाया था, है ना, तो विंटर मॉनसून, एक समर मॉनसून, दूसरा है विंटर मॉनसून। ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। यहाँ पे लैंड मास थोड़ा सा कूल होती है और देन द ओशन से जल्दी वो हो जाती है कि अलग अलग सीजन में, और उस वजह से वहाँ पे लैंड पे हाई प्रेशर बनता है और लो प्रेशर एरिया हमारे सी की तरफ बनता है। इस वजह से कोल्ड एंड ड्राई जो विंड है हमारी लैंड टू सी की तरफ जाता है अभी हवाएं, क्योंकि समर में क्या होगा, सी टू लैंड, और विंटर में आपके क्या होगा, लैंड टू सी। अब लैंड टू अगर सी है तो इसका मतलब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होगा, है ना, तो ये भी ड्राई भी होगी, हवाएं कोल्ड भी होगी। तो ये सब चीज़ें हमें इसी वजह से यहाँ हमें समझना चाहिए कि विंटर मॉनसून और समर मॉनसून विंड में फर्क क्या है। सो लैंड टू सी आल्सो जब हवाएं चलती हैं, सो दे ब्रिंगिंग नो रेनफॉल। क्यों, क्योंकि लैंड से आ रहा है तो लैंड में उन्होंने कलेक्ट नहीं किया है वाटर वेपर को, दैट्स वाई दे कैन नॉट ब्रिंग द रेनफॉल। बट समटाइम आप देखते हो कि कर्नाटका में और ईस्टर्न पार्ट में बारिश होती है, वो अरेबियन सी से वहाँ पे आती है ना, तो अरेबियन सी वहाँ से वो थोड़ा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती है, बारिश का पानी वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। अब हम लोग एक दूसरा इसका सब टॉपिक देखते हैं कि मॉनसून किस तरह से हमारी लाइफ को, बहुत सारे लोगों की लाइफ को बॉन्डिंग करके रखता है, यानी कि रिलेशनशिप रखता है। मॉनसून का रिलेशन हमसे है कि नहीं। सो वी कैन सी इंडिया इज द एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्री एंड हियर यू कैन सी एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेनफॉल, देन अफेक्ट्स आल्सो डेली लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, फेस्टिवल्स, एम्प्लॉयमेंट, while excessive rainfall also causes the floods and weak monsoon causes droughts, thus generally influence the economy, lifestyle and the livelihoods। या मॉनसून की वजह से बहुत कुछ अफेक्ट होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर पूरी तरह से एग्रीकल्चरलिस्ट, पीजेंट्स, फार्मर्स, ये डिपेंडेंट होते हैं मॉनसून रेनफॉल पे। तो उनके लिए तो जलसा है भाई, जब बारिश होती तो, नहीं होती तो ये ड्रॉट। अब यहाँ पर ड्रॉट मतलब एक तरह से हंगर
एक तरह से भुखमरी हम बोल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, प्राइस फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, डिमांड सप्लाई, है ना। तो ये सब 7 वाले चैप्टर में, इको वाले में आप देखोगे, तो ये सब अफेक्ट करता है मानसून। इस वजह से हमारा बॉन्डिंग होता है इस मानसून से। यहाँ इसके अलावा अगर फार्मर ने बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन किया है तो ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर उसने किया है प्रोडक्शन तभी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अगर नहीं किया होगा तो क्या करेंगे सर। तो वही प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे है कि वो दूसरे को यानी ट्रांसपोर्टेशन को और बहुत सारे फेस्टिवल्स को भी अफेक्ट करता है हमारा मानसून। यहाँ तक कि वो लोग जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को भी ये मानसून अफेक्ट करता है बच्चों। यहाँ तक कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर बारिश हुई ना तो लोगों के लिए जो बाढ़ है वो आफत बनती जाती है। और कभी कभी बाढ़ यानी कि बारिश ना हो, देखो बाढ़ अगर आ जाए फ्लड तो भी तकलीफ, अगर मान लो बारिश ना आए तो भी तकलीफ। तो यहाँ पे उनका बैलेंस बनाना ज़रूरी है। इसलिए इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सी बातें क्यों करते हैं हम लोग, इसीलिए तो कि भाई जीना है ना तो जीने दो, इस तरह से तो मत जीने दो। हाँ, तो ये सब चीज़ें साथ ही साथ ये जो मानसून है इकोनॉमी को, क्योंकि फार्मर ने काम किया, ट्रांसपोर्टेशन ने ट्रांसपोर्ट किया, तो ये सब इकोनॉमी को भी लीड करेगा। लाइफ स्टाइल लोगों की उससे अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो, और लाइवलीहुड उनका रहन सहन वगैरह अच्छा हो सकता है। तो मानसून बॉन्ड करता है हमारे बहुत सारे लोगों को, ये हमें समझना चाहिए। फिर अब क्लाइमेट चेंज, इसमें एक टॉपिक आता है, वो क्या होता है। सो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वेदर पैटर्न्स, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, विंड में, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल फैक्टर्स। जैसे ह्यूमन में अगर बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, रिलीजिंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से हमारे ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाते हैं। अब ग्रीन हाउस गैस में क्या है, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ये सब क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं हीट को ट्रैप किया एंड रेज द ग्लोबल वार्मिंग। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, क्योंकि वो ट्रैप करके वहीं पर रखते हैं ब्लैंकेट में, अंदर से उसको ऊपर नहीं जाने देते, वो ब्लैंकेट के अंदर जो है ना होल कर देते हैं। तो होल की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। फिर यूवी रेज आएगी तो टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप फ्लड्स देखते हो, ड्राट देखते हो, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, बर्फ के पहाड़ का पिघलना, राइजिंग सी लेवल, ये सब चीजें, एंड आल्सो बिकॉज ऑफ दिस इट लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सब चीजें क्लाइमेट चेंज में देखने को मिलती है, जो हमारा एक कार्बन फुटप्रिंट है, इसे कम करना चाहिए हमें। अब आपने ये समझा कि भाई क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा रोल है, इसे कम करना चाहिए। नॉट ओनली थ्रेटन्स, ये हमारे लिए कोई चेतावनी ही नहीं है कि इकोसिस्टम इसकी वजह से थ्रेटन में है, खतरे में है, डेंजर जोन में है, बट आल्सो इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, लाइवलीहुड एंड एग्रीकल्चर एंड ऑलमोस्ट ये सारे सेक्टर्स को हमारे पॉपुलेशन के हर एक सोशल सेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए इसे रिड्यूस करना हमारी ज़रूरी और बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। सो रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज अल्टरनेटिव्स, इट विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह ये सब करना चाहिए। इट विल सेव अ हेल्थियर एंड ग्रीनर फ्यूचर। ये इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है क्लाइमेट चेंज। फिर हम लोग बात करते हैं जो पंजाब में इसी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या एक नज़ारा 2023 में देखने को मिला है। पंजाब जो है हमारा स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखते हो कि रिवर्स है, सतलज, ब्यास और रावी, और इनकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन भी हुई। और ये 3 रिवर, इनका पानी जो है ना बहुत ज़्यादा स्टेट को, विलेज को, फील्ड्स को, हाउसेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड वगैरह, इन सब को बहुत ज़्यादा क्या क्या इन्फ्लुएंस कर दिया। एंड उसके बाद में लोगों ने यानी गवर्नमेंट ने भी रिलीफ ऑपरेशंस यहाँ लॉन्च किए। इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल डैमेज को भी कम करने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ी। अब ये हुआ क्यों, देखने को तो बात ये आती है कि इसमें क्या कॉजेज थे। ये थे कुछ नेचुरल, कुछ ह्यूमन मेड। अब नेचुरल में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो क्लाइमेट होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इन्वाइट करता है, और साथ साथ में यहाँ हेवी रेन भी थी और रिवर्स भी थी, तो ये नेचुरल था। ह्यूमन मेड में अगर हम बात करें ना तो ये थे हमारे ओल्ड रिवर्स, एम्बैंकमेंट बना था, यानी रिवर का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे एम्बैंकमेंट जो बने हुए थे वो ओल्ड थे, यानी कि उनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, और बहुत सारे घर जो है रिवर बैंक के पास में थे। फार्म एरिया भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे हमारे रिवर्स के, उस वजह से तबाही तो आनी थी। सो इट रिड्यूस द सिल्ट एंड मड, और इस वजह से जो सिल्ट और मड को ना रिड्यूस कर दिया जो। और दूसरा वार्निंग भी उनको लेट मिली,
है ना। एक तो पहले होम मेड में क्या है, सॉरी ह्यूमन मेड में क्या है। ह्यूमन मेड में अगर हम बात करें तो एम्बैंकमेंट यानी जो रिवर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना था। घर ह्यूमन मेड में आएगा, उनका जो खेत है वो भी रिवर के पास में था, ये ह्यूमन मेड है। दूसरा सिल्ट और मड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई इन चीज़ों की वजह से, घर वगैरह पास में होने की वजह से, और वार्निंग भी उन्हें लेट मिली थी जिसकी वजह से डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इसका इफेक्ट देखें तो इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ चली गई और लोगों को रिहैबिलिटेशन में यानी कि वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा, मूव करना पड़ा। एग्रो जो बेस्ड जो डैमेज है बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे था, और रोड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी आपके बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई। साथ ही साथ वाटर बोर्न डिजीजेज बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि जल जनित बीमारियाँ और सैनिटेशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुई। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से लर्निंग की। ऑलवेज कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग के साथ आगे बढ़ते रहिए। डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, एंड थंब इम्प्रेशन, इससे मुझे पता चलेगा कि यू लाइक्ड इट। एंड प्लीज़ for new updates and more videos on our SS for 9th and 10th, please press the bell icon. See you. Bye bye. Take care. Always learn and keep learning.